नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आप सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है वो है कृषि से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। जब कभी भी आप दर्शक जानते हैं कि जब कभी भी हम कृषि के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा सिर्फ एक किसान की तरफ ही जाता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, बहुत सारे करियर के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इसी बात को विस्तार से बताने के लिए आज हमारे संस्थान के 3 वैज्ञानिक यहाँ उपलब्ध हैं और हम बताना चाहेंगे, उनका परिचय देना चाहेंगे और वो ज़रूर से आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी करियर के बारे में प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद, वरिष्ठ वैज्ञानिक और इंचार्ज एचओडी सोशल साइंस सेक्शन। साथ ही साथ हमारे यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर जयसुंदर सर, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एनिमल साइंस में, और डॉक्टर समर सिंह, साइंटिस्ट हार्टिकल्चर साइंस। तो मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत ही बेहतर लाभ होगा। तो सबसे पहले सर, मैं डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद जी से पूछना चाहूँगा कि जब कभी भी हम कृषि की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का ये पूरा मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें बच्चों को करियर के ऑप्शंस उपलब्ध हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया मिस्टर अमित। और इससे पहले कि मैं अपने जवाब दूं आप सभी को, मैं अपने सहयोगी डॉक्टर जयसुंदर और डॉक्टर शरण सिंह का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कैरियर और एग्रीकल्चर बहुत ही अहम चीज़ है। और जैसे कि आपने कहा कि ये एग्रीकल्चर में और क्या चीज़ छुपा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर, हमारा जो देश है, भारत देश है, ये तो कृषि प्रधान है और कृषि ही हमारा मेन कार्य है। बिल्कुल। फिर भी हम ये देखते हैं कि कृषि की तरफ में जो झुकाव है वो बहुत कम है। हम देखेंगे कि 58%, अराउंड 60% के करीब आसपास लोग जो कृषि करते हैं, और जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनके बच्चे, वो कृषि छोड़ के दूसरे कुछ कैरियर में चले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे उसमें आर्ट्स में, उसके बाद में कॉमर्स में, साइंस के कुछ स्ट्रीम में। लेकिन एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो 15 से 18% या एट द मोस्ट 20% तक लोग अपने बच्चों को इस पर जाते हैं। और जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि या तो उनको बस इसकी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि आप या एग्रीकल्चर का बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, हमारे एक्सपर्ट्स हम आपके सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद से आपका एलाइड साइंस आप देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, और आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। बहुत वाइड फील्ड है, इतना वाइड फील्ड है कि अगर, और ये क्या है कि हमारे पेरेंट्स को और इवन स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके ये सब कोर्स करने के बाद में बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, एंड इवन एनजीओस में और प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं। ओके, धन्यवाद सर। और साथ ही साथ में आज सर ने बताया कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर बहुत बृहद क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे बीच डॉक्टर जयसुंदर मौजूद हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और वेटनरी साइंस इनका स्पेशलाइजेशन है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वेटनरी साइंस की वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? सर होता क्या है कि जो बच्चा क्लास 12th पास करता है तो क्लास 12th पास करने के बाद उसके पास बहुत सारे करियर विकल्प होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं जा पाते। लेकिन जब एक वक्त आता है जब उनको इस बात का अफसोस भी होता है कि काश उन्होंने पहले से एग्रीकल्चर की फील्ड चुनी होती। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्लास 12th करने के बाद वेटनरी साइंस में वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिसमें अगर बच्चा कोर्स करे तो उसको आगे जाके बेहतर करियर का विकल्प मिले? सर धन्यवाद श्री अमित जी। जैसे मेरे सहयोगी डॉक्टर जमीर अहमद ने आप लोगों को बताया, एग्रीकल्चर और जो अलाइड फील्ड है ये बहुत ही एक वाइड एरिया है, काफ़ी इसका प्रोस्पेक्टस है, काफ़ी इसका स्कोप है, काफ़ी संभावना है। अगर हम कैरियर की बात देखें और रोज़गार के बात देखें, दोनों में इसमें अपार संभावनाएं हैं। पहले मैं आता हूं, जैसे डॉक्टर जमीर ने भी इसका जिक्र किया था, हमारे देश में लगभग साल में करीब 3.5 लाख जो बच्चे हैं वो कॉलेज के स्तर में जाते हैं 12th पास के बाद। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर में एडमिशन हम देखते हैं, इसमें इसकी संख्या काफ़ी कम है, लगभग 0.6% के करीब है, जो कि बहुत ही मामूली है, बहुत ही कम है। और
वहीं आप तुलना करेंगे जो वेटनरी कैरियर में जो बच्चे जाते हैं उसकी संख्या तो बहुत ही कम है, लगभग 0.15%। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, कृषि से हमारा देश जुड़ा हुआ है, कई सालों से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा, लेकिन जो संख्या इसमें कृषि के ओर जो जा रही है, जो हमारा जो युवा वर्ग है क्लास 12 के बाद जो लोग कैरियर को चुनते हैं एग्रीकल्चर और जो अलाइड फील्ड, इसकी संख्या दिन बर दिन कम होती जा रही है। इसका जैसे जिक्र डॉक्टर ज़मीर ने कहा था कि इसके अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी भी हो सकती है, इसीलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि वेटनरी प्रोफेशन को कैसे जो बच्चे हैं अपना एक कैरियर चुने, इसके लिए मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा और जो पेरेंट्स हैं खासकर उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी 12th में हैं और जो 12th की परीक्षा भी देने वाले हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेडिकल का एंट्रेंस होता है उसी तरह वेटनरी का भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया के स्तर पर होता है। ऑल इंडिया वेटनरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, जो कंडक्ट करती है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अपेक्स बॉडी है। ये क्या करती है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित राज्य में ये परीक्षा जो है कंडक्ट कराती है। यहाँ में भी हमारा जो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी वेटनरी काउंसिल है, जो वेटनरी काउंसिल है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, वो इस परीक्षा को कराती है और इसके जो एग्जामिनेशन के जो एंट्रेंस के जो फॉर्म है ये भी अभी कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे और इसकी जो परीक्षा जो होती है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, ये मई के महीने में होती है। तो कोई भी स्टूडेंट इसको आराम से ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। मैं ऑनलाइन बताना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं www.vci.nic.in। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, www.vci यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया.nic.in। इस साइट पे जाके आपको वेटनरी का जो एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। आपको कहाँ से इसका फॉर्म लेना होता है, इसकी एग्जामिनेशन कब होगी, कहाँ पे होगी। जैसे मैंने बताया है कि हमारे इन द्वीप समूह के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, वहाँ से आप इसके फॉर्म ले सकते हैं। आप फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको शुल्क जो है 1600 रुपये का जो है एग्जामिनेशन फीस आपको देना पड़ेगा और इसके बाद आप फॉर्म लेकर इसको ऑनलाइन भी आप इसको दे सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है कि हमारे देश में लगभग 40 कॉलेज हैं, वेटनरी कॉलेज, और लगभग 8 यूनिवर्सिटी हैं, वेटनरी यूनिवर्सिटी। पहले वेटनरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक साथ होती थी, आजकल वेटनरी भी अलग एक यूनिवर्सिटी अपना बना चुकी है। लगभग अभी पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 यूनिवर्सिटी है और करीब करीब 40 वेटनरी कॉलेजेस हैं। तो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, सभी वेटनरी कॉलेजेस में जो 15% जो सीट होती है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा वहाँ पे बच्चों को मौका देते हैं। बच्चों को जो इसमें रैंक आता है उस रैंक के आधार पर उनका काउंसलिंग होता है और उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें आप बच्चे एग्जामिनेशन देने के बाद में जब रैंक आएगा उनका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के आधार पर वो अपना कॉलेजेस जो है वो चुन सकते हैं। तो धन्यवाद सर। तो सर क्या कैरी में भी जाकर के भी क्या इसके फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं या सिर्फ जो है डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा? नहीं, वेटनरी टेस्ट के लिए जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है इसके फॉर्म जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कंडक्ट कराती है, जैसे मैंने बताया, और हमारे इन द्वीप समूह के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन विभाग है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और फॉर्म भी आपको वहीं से प्राप्त होगी। और जैसे आपने बताया कि कैरी जो हमारा संस्थान है, जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, ये भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जिसे हम ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर कहते हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हैं उसमें आगे अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, इसके लिए भी हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसकी फॉर्म जो है हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं जी। और साथ ही साथ हमारा संस्थान इसका सेंटर भी है। हाँ, हमारे संस्थान में भी जो है एग्जाम भी दे सकते हैं। हाँ, ये सेंटर भी है ताकि यहाँ के बच्चे अपना एग्ज़ाम पोर्ट ब्लेयर में ही दे सके। पोर्ट ब्लेयर में हमारे कैरी जो संस्थान है
जी। उसी में आके तो अपना सर ये एग्जाम जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है? कैरी में जो एग्ज़ाम होता है ये क्या? नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन नहीं होता है। अच्छा, इनको ये- एक्चुअली मेन जो होता है ये मेडिकल, ये वेटनरी का जो टेस्ट होता वो है, देना होता इसमें है सर। बच्चों को मिनिमम जो ये होता है कि क्वालिफिकेशन जी, 50% वो फॉर्म मिनिमम भर 12th के में एग्ज़ाम देना होना होता है। चाहिए। जी सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, Biology, ये जो 3 सब्जेक्ट है, जी, जी, इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर लगभग 200 मार्क्स का होता है, जिसमें बायोलॉजी 80 मार्क्स का होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री 60 मार्क्स की होती है। ओके सर। तो सर ने काफ़ी जानकारी दी अभी आपको वेटनरी साइंस के बारे में, और हमारे बीच डॉक्टर श्रवण सिंह सर भी आए हुए हैं, मौजूद हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसा मैंने सुना है हार्टिकल्चर, फील्ड क्रॉप। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिसको कोर्स करने से बच्चों को आगे जा कर के करियर के अच्छे ऑप्शंस मौजूद हों? आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। कृषि के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं 12th के बाद जब एडमिशन लेते हैं तो कई अलग अलग प्रकार के कोर्सेज मिलते हैं अंडर ग्रेजुएशन में। उसमें बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं बच्चे, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी आज के दिन बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, आप मैनेजमेंट में भी जाते हैं बच्चे। तो ऐसे कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, ये बड़े स्तर में हैं। यदि उसी के अंदर में जाते हैं आफ्टर जब बीएससी के बाद में, तो हम थोड़ा और सब्जेक्ट्स को चुनते हैं। उसमें प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर में दूसरा एंटोमोलॉजी है, जो फसलों के अंदर जो कीड़े लगते हैं या बीमारियां लगती हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी प्रकार एग्रोनॉमी है, आपका सोयल साइंस है। तो ऐसे करके जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वो अपना स्पेशलाइजेशन चुनता है। लेकिन शुरुआती स्तर पे हमारे पास 3 या 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जहां बच्चा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आगे का रास्ता चुन सकता है। धन्यवाद सर। और मैं डॉक्टर एस.के. जमील अहमद जी से जानना चाहूँगा सर, जब हम कभी फिशरीज़ की बात करते हैं, तो जब हम फिशरीज़ की बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में आता है कि कोई मछली पकड़ने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिशरीज़ का भी बहुत सारा कोर्स है जिसको करने से बच्चा वैज्ञानिक भी बन सकता है, टेक्नीशियन भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिशरीज़ में ऐसा क्या कोर्सेज हैं करने से जिसको बच्चा आगे जा कर के फिशरीज सेक्टर में अच्छा कर सके? जैसे कि हम अमित जी, जैसे कि हमारे सहयोगी डॉक्टर श्रवण सिंह और डॉक्टर जसविंदर ने बताया है, जी सर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए फिशरीज सेक्टर में जैसे आपने पूछा है, वो सेम स्कोप जैसे कि एग्रीकल्चर में है, फिशरीज में भी जैसे डॉक्टर श्रवण ने बताया था कि अगर वो बीएससी एजी के बाद में आगे बढ़ना चाहता है, या तो उसमें भी अभी फील्ड हो गया है, एक्वाकल्चर हो गया है, मैरीकल्चर हो गया है, बहुत सारे ब्रांचेस, आपके हेल्थ के ऊपर हो गया है, डिजीज़ के ऊपर हो गया है, और रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर में हो गया, फिश रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर में। और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि मुंबई में यूनिवर्सिटीज़ है, आपका CIFE है, आपका काफ़ी का डीम यूनिवर्सिटीज़ है जो इस कोर्स को ऑफ़र करते हैं, और बहुत ही अच्छा स्कोप फिशेज सेक्टर में भी है। मैं आना चाहता हूँ एग्रीकल्चर की तरफ में भी। जी। अगर एग्रीकल्चर, जैसे कि डॉक्टर श्रवण ने कहा था कि कुछ सेक्टर का बताया था इन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इवन आपका एग्रो मेट्रोलॉजी है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। कि जैसे जैसा कि स्तर बढ़ते जा रहा है उस वजह से नए नए कोर्स आते जा रहे हैं, और बच्चों के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड, यानी कि एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, फिशरीज हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, वो आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर में भी ओलरीकल्चर हो गया, पोमोलॉजी हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया। कि बच्चे को इस स्कोप के बारे में इतने अवेयरनेस नहीं है, और बच्चे से ज़्यादा इवन पेरेंट्स को भी नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर पढ़े तो सिर्फ ऐसा चीज़ पढ़े जिस पर वो जल्द से अपने ये कैरियर एम्प्लॉयमेंट आ जाए। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो कैरियर है, ये थोड़ा सस्टेनेबल है। ये एक बार करने के बाद ये बहुत लॉन्ग रन तक सस्टेन करता है, और आपको हर जगह पर, एक तो पहला बात कृषि प्रधान देश का एक बहुत बड़ा सिंपलाइज करता है, एक दूसरा चीज़ है, और दूसरा है कि हम अपने देश में हैं और हम अपनी ही चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देके दूर जा रहे हैं, तो अपने आप को सिंबलाइज भी करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ एक वाइट कॉलर जॉब की तरह आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत एवेन्यूज़ है, रिसर्च भी है, आपके पास टीचिंग भी है, आपके पास मार्केटिंग भी है, आपके पास मैनेजमेंट पोजीशन भी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीवीएससी करके, इवन एमएससी करके वो टॉप ऑफिशियल्स है, आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, दैनिक है, सारे कैटेगरी में है, क्योंकि ये आपको एक
एक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, आप बोलेंगे स्प्रिंग फोर्ड भी है। तो इसमें काफ़ी आयाम है, अवेयरनेस की कमी है। और जैसे कि आपको पता होगा अमित जी और हमारे सहयोगी भी इसके बारे में बताएंगे कि देखिए अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जरूर सर, पर बिल्कुल राइस आपने सही कहा। अगर आप वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वो भी एग्रीकल्चर है, तो कोरियन साहब के कुरियन साहब का है। हैं। और अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात वो करें भी फिशरीज में तो वो भी हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जरूर है। सर, जरूर। फिर आप गोल्डन येलो का बात करें तो पूरा वो भी वो भी ऑयल हमारा- सीड से जुड़ा हुआ है। अगर गोल्डन में करें तो वो अपना हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ बिल्कुल है। सर, आपने तो एक सारा रेवोल्यूशन तो हमारे, बिल्कुल अगर सर, 4 पूरा- रेवोल्यूशन में जो आपको बात कर रहा हूँ आपके सामने दिया हूँ, जी, जी। एक ग्रीन हुआ आपका, जी। आपका ब्लू हुआ, ब्लू Blue हुआ, हो गया, आपका White येलो revolution हो है, गया, white व्हाइट हो revolution। गया, आपका गोल्डन रेवोल्यूशन हो गया। तो सब तो एग्रीकल्चर में है। तो Definitely सारे सर। डायमंड जो है वो एग्रीकल्चर में है। सारा रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से पेट का सवाल होता है। जी, जी, और आदमी को एक वाइट, और नेचुरली जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशन लाता है उसका तो स्तर कभी भी ऊंचा होता है। बिल्कुल। तो मैं तो अपनी तरफ से ये बोलता हूँ पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि सही, ऐसा नहीं कि बाकी सब आयाम अच्छा नहीं है, सभी अच्छा है, लेकिन इसमें भी बुराई नहीं है। इसको भी एक चैलेंज की तरह ले, और चैलेंज की तरह एक ऐसा रोल मॉडल बन के दिखाए कि अगला पेरेंट्स या अगला बच्चा चाहे कि हम भी उसी तरह बने। जरूर बने। धन्यवाद सर। नहीं, बहुत सर सही ने- बात जी, किया सर। था डॉक्टर ये जबीर ने, जैसे बताया कि एक जो सस्टेनेबल वाली जो बात है, बिल्कुल, सस्टेनेबल जो है ये प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड, एग्रीकल्चर हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इसमें सस्टेनेबल वाली जो बातें हैं काफ़ी इसमें हद तक इसमें काफ़ी सही है। इसमें सच्चाई है। जी, जी। क्योंकि जैसे 2-3 चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया था, जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। देश ने देखी थी आज़ादी के बाद में, जो हरित क्रांति जिसे हम बिल्कुल ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से कहते हैं, जैसे हमें अनाज हमें बाहर के देश से हमें लाना पड़ता था, अब जो है इतना हमारे पास पर्याप्त अनाज का भंडार है ताकि अगले कम से कम 20 या 30 वर्षों तक हम आराम से अपनी जो आराम से। आबादी है उसको आराम से हम खिला सकते खिला हैं। सकें। इसी के साथ जो हमारा आज हमें बहुत ही गर्व के साथ हमें सब भारतवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा देश जो है आज नंबर 1 है दूध के उत्पादन में। हमारा जो उत्पादन है दूध का नंबर 1 है। इसकी जो मेन जो नींव रखी थी कुरियन साहब ने, जो वर्गीस कुरियन है, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो अमूल एक कोऑपरेटिव जो शुरू की थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, बहुत लोग अमूल के नाम जानते हैं इसे, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसके एक कोऑपरेटिव उन्होंने शुरुआत की थी। इसके जरिए एक वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि एक श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन में हमारा देश आज एकदम नंबर 1 है। इसी के साथ आज हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर में जो हमारे जो सब्जियों हैं, फल फूल हैं, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, यानी कि तेल, जो फ्रूट्स हैं, ये सब आज हमारा देश काफ़ी इसमें आगे बढ़ गया है। इसमें हमें बहुत ही गर्व है। और इस सब का जो योगदान जो आया है इसी प्रोफेशन से आया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड से आया। और डॉक्टर जसविंदर जी, मैं अभी बताऊंगा, आपको जोड़ूंगा कि अगर लोग कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो वो अमूल डेयरी की बात करते हैं, फिर अमूल हमारे फिर एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, हमारे वाइट रेवोल्यूशन जुड़ा है। तो सक्सेस एग्रीकल्चर में ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसको ठीक से टैप करना है और समझना। और मैं चाहूँगा डॉक्टर जसविंदर कि आप, जैसा कि हमारा संस्थान एक पीजी कोर्स के बारे में, पीजी कोर्स करने के लिए, इम्प्लांट ट्रेनिंग करने के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तो मैं आप तो पीजी सेल के कोऑर्डिनेटर भी है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में भी हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उनको बताएं, ताकि उनको भी एक जानकारी मिले, क्योंकि बच्चे आते हैं बहुत दूर से और वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक इम्प्लांट ट्रेनिंग करें, क्योंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। तो किस किस फील्ड में आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को, ताकि पेरेंट्स या यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कांटेक्ट कर सके और अपने बच्चों को यहाँ से एक इम्प्लांट ट्रेनिंग करके वापस भेज सके? आपने बहुत ही एक सही चीज़ का जिक्र किया है। जैसे डॉक्टर ज़मीर ने बताया कि हमारे संस्थान में एक पीजी सेल है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सेल। हमारे संस्थान, जैसे आप सबको पता होगा कि हमारा जो है मल्टी डिविजनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पे कई सारे हम अनुसंधान करते हैं, जैसे फसल के क्षेत्र में हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्यिकी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इसके अलावा एक्सटेंशन, हम किसानों के साथ सीधे संपर्क में हम रहते हैं। तो इसके साथ ही हम जो बच्चे मेनलैंड से आते हैं उच्च शिक्षा के लिए, जो हम डिसर्टेशन के लिए आते हैं, थीसिस वर्क के लिए आते हैं, उसके लिए भी हमारे संस्थान में एक छोटा सा एक हमने सेल खोल रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चे बाहर से आते हैं, जिनको अपना रिसर्च वर्क करना होता है, 3 महीने का, 6 महीने का इम्प्लांट ट्रेनिंग, वो हम यहाँ पे अपना सेवा हम प्रदान करते हैं। हमारा क्योंकि संस्थान में काफ़ी अच्छे जो है फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के मामले में, और बहुत ही अच्छे लेवल के इसमें हमारे रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, तो हम ये सेवा भी उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। तो बच्चों को बहुत सारी और उनके पेरेंट्स को बहुत सारी जानकारी मिली है। अभी हमारे
जो हमारे बीच उपस्थित साइंटिस्ट हैं। मैं बताना चाहूँगा, लेकिन सर एक विषय ये भी है कि हम जहाँ रहते हैं इन द्वीप समूहों में बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। कभी कभी वो क्लास 8 तक पढ़ाई करते हैं, 10th तक की पढ़ाई करते हैं और उसके आगे नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई समाप्त हो गई है, क्योंकि भारत सरकार अभी लगातार न्यूज़ में है कि भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ों को प्रमोट कर रही है और स्किल डेवलपमेंट के बारे में वो सोच रही है, ताकि बच्चे को जो बच्चे 8th पास हैं, जो बच्चे 10th पास हैं, वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें अच्छे अच्छे रोज़गार मिल सकें। तो मैं डॉक्टर श्रवण सिंह सर से पूछना चाहूँगा कि सर स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे कि कैसे जो बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो सर वो बच्चे जो 8th पास हैं या 10th पास हैं वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कैसे कृषि के क्षेत्र से जुड़े रह सकते हैं सर? आज के दिन का एक मुख्य विषय रहता है जब भी हम चर्चा करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं और ये एक ज़रूरत भी है आज के दिन की, क्योंकि इतना बड़ा युवा जो हमारे पास है देश के पास, तो उसको रोज़गार देना और उसको एक पॉजिटिव साइड में लेके आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके की स्कीमें हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें मैं समझता हूँ द्वीपों में 3 या 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे युवा अपना रास्ता खोज सकते हैं आगे बढ़ने का। उसमें ज़्यादातर हम लोग बात इस जो प्रश्न के संदर्भ में बात करेंगे तो ऐसे लोगों की जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो 8वीं के पास कोई वजह से नहीं पढ़ पाए, 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाए या 12th के बाद नहीं पढ़ पाए, या ऐसे कोर्सेज में अपनी डिग्रियां कर ली जहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ की संभावनाएं कम हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूं कि जैसे एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है इन सेक्टर्स में नर्सरी प्रोडक्शन। आज के दिन बहुत हाई कॉस्ट का सीड फार्मर्स लेके आते हैं और वो उसको अच्छी तरीके से न तो सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर पाते और न ही लोगों की अपने खेतों की ज़रूरत पूरी कर सकते। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे युवा अपना भाग्य आजमा सकते हैं और निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई भी उसमें सप्लायर नहीं है। दूसरा चीज़, इसी क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जो फूल वाले चारे हैं या फूल वाला जो पौधे होते हैं या जो फल वाले पेड़ हैं, उन सब का चारा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो लोकल डिपार्टमेंट हैं, भले ही वो लोकल अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, वो सभी किसानों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते और यहाँ पे अलग अलग द्वीपों में युवा अपना भाग्य इस क्षेत्र में आजमा सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है हमारा, जो बात करते हैं आज के दिन, एक नई टेक्नोलॉजी है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। आज कोई भी युवा, हम भी मानते हैं इस बात को कि जाके धूप में या छाँव में खेत में पातू चलाना या खेती का कार्य करने में थोड़ा सा संकोच करता है, लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी आज ऐसी है कि उसमें स्किल चाहिए, उसमें टेक्निक चाहिए और बहुत ही कम मेहनत के साथ बहुत ही अच्छी पैदावार युवा कर सकते हैं और इसका मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है, आमदनी बहुत ज़्यादा होती है और हर महीने होती है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आपने फसल काटी उसी टाइम आपको आमदनी होगी, इसमें हर महीने आपको रोज़गार निश्चिंत है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है इसमें, और इसके लिए कोई बहुत बड़े हेक्टर्स लैंड की ज़रूरत नहीं, छोटे एरिया में भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है। तीसरा जो बात करेंगे हम, प्रोडक्शन जो हो जाता है उसके बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है या उसको कैसे वैल्यू एडिशन करनी है, भले ही वो स्पाइसेस हों या भले ही वो कुछ फ्रूट्स हों या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हों, इनके अंदर भी अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। यदि युवा चाहें तो इस क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं और इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग माध्यमों से युवाओं के लिए स्कीम चला रखी हैं। उनमें सब्सिडी भी है, किसी में 80% तक है, किसी में 35%, किसी में 25%, अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज़ हैं। तो युवा इन सब को अपना सकते हैं और ये सब ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे सिंसियरली यदि कोई युवा अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे पोल्ट्री सेक्टर में हम लोग देखा है, कई युवा लोगों ने बहुत कम पैसे में अपना कार्य शुरू करके और बहुत अच्छा अपना बिजनेस बनाया है। ऐसा ही नर्सरी सेक्टर का जब मैंने बात कर रहा था तो मुझे एक बेंगलोर का एक किसान याद आ जाता है, किसान नहीं, एक युवा याद आ जाता है जो 15-16 साल का IHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, जो ICR हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है। वहाँ जा कर के उसने इसके बारे में जानकारी ली और आप हैरान होंगे, उसने 1000 रुपये से अपना कार्य शुरू किया था और आज उसका कारोबार 94 लाख रुपये से ऊपर चल रहा है। लास्ट 13 साल के अंदर उसने इतनी अपनी उन्नति की है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, ऐसे कई उदाहरण हर क्षेत्र में मिलेंगे आपको, लेकिन सभी में सिंसियरिटी और लगन की ज़रूरत है।
यदि आप दे सकते हैं तो ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। जो चौथा मेरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा जो एक मार्केट को सपोर्ट करने का। आज के दिन किसान अच्छा पैदा कर देता है, कंज्यूमर अच्छा खाना चाहता है, लेकिन जो बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसको प्रोसेस करना, पैकेज करना कैसे है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर भी युवा अपना किसी डिप्लोमा के थ्रू या किसी ट्रेनिंग के थ्रू अपना आप को उसमें सीख करके एक अच्छा अपने आप को एक करियर बना सकता है। तो इसी के कंटिन्यूशन में जो एक मेरा प्रश्न था वो थोड़ा और मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के अंदर में यदि कोई युवा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करता है और वहाँ पर जा कर के वो अलग अलग प्रकार के बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, एनजीओज में जा सकता है। उसके बाद में यदि आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाई कोई युवा करते हैं, अपने उसके पेरेंट्स उसको आगे पढ़ाते हैं, तो उनके लिए 4 प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं। रिसर्च अलग खुलता है जिसमें वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, आज देश को बहुत ज़रूरत है एग्रीकल्चर साइंटिस्टों की। और उसके बाद आप एक्सटेंशन में जा सकते हैं, अच्छे एक्सटेंशन सिस्टम की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ की ज़रूरत है। आप टीचिंग में जा सकते हैं, बहुत सारी लगभग 65 यूनिवर्सिटीज़ देश के अंदर हैं एग्रीकल्चर के अंदर में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन होते हैं। उसके बाद में आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, भले ही वो मैनेज हैदराबाद का हो या IIM हो या फिर कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट खोल रखे हैं, वहाँ पढ़ के एक प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं, अपना पैसा कमा सकते हैं। तो ये आज हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमारे दर्शकगण आज देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स देख रहे होंगे, और आप जानते हैं कि लाइफ में करियर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। सही समय पे लिया गया सही डिसीजन उनको एक बहुत अच्छी मुकाम पे पहुंचा सकता है, और अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत गलत रास्ते पे जा सकते हैं या गलत करियर को चुन सकते हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमने आपके बीच आज एक विस्तार से चर्चा की कि कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां आप अपने रोजगार को या अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपका ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसके साथ ही मैं आप सभी जो हमारे बीच साइंटिस्ट मौजूद हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर, क्योंकि आपने बच्चों को आज और उनके पेरेंट्स को एक नई और सच्ची राह दिखाई। इसके साथ ही हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।